नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष तिवारी जीपीएस फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम यहां पर भौतिक विज्ञान का जो अपना चौथा चैप्टर है, यानी पहले यूनिट का जो लास्ट चैप्टर है विद्युत धारिता, उसे शुरू करने वाले हैं। तो अपना जो आज का जो टॉपिक होगा, यानी आज हम यहाँ पर विद्युत धारिता के बारे में पढ़ेंगे। तो मित्रों, अपना जो टॉपिक है आज का वो है विद्युत धारिता। विद्युत धारिता ये चैप्टर नंबर 4 का अपन पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं। चौथा अपना चैप्टर है और इसमें आज हम यहाँ पर विद्युत धारिता के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि विद्युत धारिता क्या होती है या फिर विद्युत धारिता से क्या तात्पर्य है। धारिता यदि देखी जाए, धारिता यदि शब्द को थोड़ा सा अपन ध्यान पूर्वक यदि देखते हैं तो धारिता का मतलब होता है ग्रहण करना। धारिता का मतलब क्या है बच्चों? ग्रहण करना। यानी यदि आपके पास कोई चालक है या आपके पास कोई चालक है, ये गोली चालक है या चालक गोला हम इसको कह सकते हैं। इस चालक गोले के द्वारा जब आप इस चालक गोले को आवेशित करते हो, जब भी आप इस चालक गोले को यदि आवेश देते हो तो इसको आवेशित करने के लिए आप दो प्रकार के कार्य कर सकते हो, जो आप पहले भी पढ़ चुके हो, आप जानते भी हो कि किसी भी वस्तु को किस प्रकार से आवेशित किया जाता है। या तो आप इस चालक गोले को इलेक्ट्रॉन दोगे, यानी या तो ये चालक गोला इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा यानी एब्जॉर्ब करेगा, या फिर ये जो चालक गोला है वो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा। यदि ये चालक गोला इलेक्ट्रॉन त्यागता है, यदि यह चालक गोला इलेक्ट्रॉनों का क्या करता है मित्रों? दान करता है, तो इस चालक गोले पर धनावेश उत्पन्न हो जाएगा। हम मान लेते हैं कि इस चालक गोले ने इलेक्ट्रॉनों का दान किया, यानी चालक गोले ने इलेक्ट्रॉन क्या किए? त्यागे। तो इस पर पॉजिटिव जो चार्ज है वो उत्पन्न हो जाएगा। यानी चालक यदि गोला है तो चालक की जो सतह है, ये जो चालक की सतह है, इस सतह पर धनावेश समान रूप से फैल जाता है। अब ये जो चालक गोला है ये कितना धनावेश ग्रहण कर सकता है? ये जो चालक गोला है मित्रों, ये कितना धनावेश को अपने पास रख सकता है, यानी ये कितना अधिकतम धनावेश ग्रहण कर सकता है, इसकी आवेश को ग्रहण करने की जो क्षमता होगी, इस चालक के द्वारा आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता होगी इस चालक की, उसी को हम क्या कहेंगे? उसी को हम विद्युत धारिता कहेंगे। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि विद्युत धारिता क्या होती है। यदि विद्युत धारिता को यदि परिभाषित किया जाता है तो विद्युत धारिता की परिभाषा क्या होगी बच्चों? किसी चालक के द्वारा आवेश को ग्रहण करने की जो क्षमता होती है उसे हम विद्युत धारिता कहते हैं। यहाँ आपके पास कोई चालक है, ये चालक कितना आवेश अपने पास ग्रहण कर सकता है, कितना आवेश ये एब्जॉर्ब कर सकता है, वो इसकी जो क्षमता है उसी क्षमता को हम विद्युत धारिता कहेंगे। तो धारिता की परिभाषा क्या होगी बच्चों? किसी चालक की आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता होती है, या फिर हम कह सकते हैं आवेश ग्रहण करने की जो सामर्थ्य होती है, जो इसके द्वारा आवेश ग्रहण करने की जो इसकी कैपेसिटी होगी, उसी को धारिता कहा जाएगा। तो धारिता क्या होगी? आवेश ग्रहण करने की क्षमता, आवेश ग्रहण करने की क्षमता या सामर्थ्य। तो परिभाषा यदि धारिता की देखी जाए तो किसी चालक के द्वारा आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता होती है उसी को हम विद्युत धारिता कहते हैं। तो आप यहाँ पर विद्युत धारिता की डेफिनेशन लिख सकते हो। डेफिनेशन क्या होगी मित्रों? किसी चालक के द्वारा आवेश को ग्रहण करने की क्षमता विद्युत धारिता कहलाती है। तो ये हमारे पास विद्युत धारिता की परिभाषा हो जाएगी। परिभाषा यदि आप नोट करना चाहो तो परिभाषा क्या लिखोगे? किसी चालक के द्वारा आवेश को ग्रहण करने की जो क्षमता होती है उसी को विद्युत धारिता कहते हैं। अब जब भी यहाँ पर, ये तो आपकी परिभाषा हो गई मित्रों, अगर आप इस चालक को आवेश दे रहे हो, तो जब भी आप किसी चालक को आवेश देते हो तो इसको आवेशित करने पर इसका जो विभव होता है, जब आप इसको आवेशित करते हो
तो इसको आवेशित करने पर इसका जो विभव है वो बढ़ेगा। विभव क्या होगा मित्रों? बढ़ेगा, यानी इसके विभव में वृद्धि हो जाएगी। यदि आपने इस चालक को Q आवेश दिया, Q आवेश देने पर पहले इस पर आवेश बिल्कुल भी नहीं था, यानी ये पहले उदासीन था चालक। जब आपने इस चालक गोले को आवेशित किया तो आवेशित जैसे ही किया तो इस पर उपस्थित आवेश की जो मात्रा है बच्चों वो कितनी हो गई? Q हो गई। तो जैसे ही आपने इसको Q आवेश दिया तो Q आवेश देने पर इसका जो विभव बढ़ा, इसके विभव में जो वृद्धि हुई, यदि वो V होती है, इसके विभव में यदि V की वृद्धि होती है तो विभव में जो वृद्धि है, किसी भी चालक के विभव में जो वृद्धि होती है, ये इसे दिए गए या फिर इसके द्वारा ग्रहण किए गए आवेश के कैसी होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। तो हम कह सकते हैं कि चालक के द्वारा ग्रहण किया गया जो आवेश है Q का जो मान है ये विभव में वृद्धि के कैसा होता है बच्चों? समानुपाती होता है। ध्यान दीजिएगा, किसी भी चालक के द्वारा ग्रहण किया गया जो आवेश होता है V, ये विभव में जो वृद्धि होती है इसके कैसा होता है? समानुपाती होता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि Q समानुपाती V है। Q क्या है? आवेश है। V क्या है? इस चालक के विभव में वृद्धि है। Q यहाँ पर आवेश होगा, ये यहाँ पर आवेश है, और V यहाँ पर क्या है? इस चालक के विभव में वृद्धि है। तो चालक को दिया गया जो आवेश होता है उसके विभव में वृद्धि के कैसा होता है? समानुपाती होता है। अब यहाँ पर Q V के समानुपाती हो गया। जैसे यहाँ से हम समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं और इसके स्थान पर यदि बराबर लेते हैं तो यहाँ पर एक समानुपाती नियतांक आता है C। यहाँ पर एक समानुपाती नियतांक C आ जाता है, और ये जो आपका C है, इसी समानुपाती नियतांक C को चालक की धारिता कहते हैं। यानी किसी चालक के द्वारा ग्रहण किया जो गया जो आवेश होता है वो उसके विभव में वृद्धि के कैसा होता है? समानुपाती होता है। और यहाँ पर ये जो समानुपाती नियतांक C आता है, इसी समानुपाती नियतांक C को हम क्या कहते हैं मित्रों? इसी C को हम चालक की धारिता कहते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये आपकी समीकरण पहली हो गई। आप यहाँ लिख सकते हो, यहाँ समानुपाती नियतांक C चालक की धारिता है। यानी यहाँ पर जो आपका समानुपाती नियतांक C होगा, ये आपका चालक की धारिता कहलाएगी। यदि यहाँ से धारिता का सूत्र यदि आप ज्ञात करना चाहो, ध्यान दीजिएगा मित्रों, धारिता C बराबर, यदि यहाँ से आप धारिता का मान ज्ञात करना चाहोगे तो C का मान ज्ञात करने के लिए आपको Q में V का भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ से C बराबर हो जाएगा Q बटे V। C बराबर हो जाएगा यहाँ से Q बटे V। ये सूत्र भी आपको याद रखना है। इसका आप जैसे ही आगे इस चैप्टर को पढ़ोगे तो इस धारिता के फॉर्मूले का बार बार उपयोग आपको करना पड़ेगा। तो धारिता C बराबर होता है Q बटे V। यहाँ तक इसको आप नोट कीजिए। पहले आपको इसकी परिभाषा लिखनी है, और परिभाषा लिखने के बाद में आपको Q समानुपाती V ये नोट करना है। किसी भी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव में वृद्धि के समानुपाती होता है। जैसे ही समानुपाती चिन्ह को आप हटाओगे, बराबर लगाओगे, समानुपाती नियतांक C आ जाएगा, और यहाँ जो समानुपाती नियतांक C है ये आपके चालक की धारिता कहलाएगा। धारिता का आप मान यदि ज्ञात करते हो तो C बराबर Q बटे V आपको प्राप्त हो जाएगा। अब इसे आप नोट कीजिए। अब इसके बाद में हमको विद्युत धारिता का जो मात्रक होता है, विद्युत धारिता का जो मात्रक है वो देखना है कि विद्युत धारिता का मात्रक क्या प्राप्त होता है। विद्युत धारिता का मात्रक, यदि आपको विद्युत धारिता का सूत्र पता है तो सूत्र के आधार पर आप उसका मात्रक भी ज्ञात कर सकते हो। धारिता का जो सूत्र होता है बच्चों वो क्या होता है? धारिता C बराबर Q बटे V होता है। C का जो मान है वो Q बटे V होता है। Q क्या यहाँ पर आवेश है,
और V क्या यहाँ पर विभव है। तो आप ये कह सकते हो कि धारिता जो होती है वो आवेश बटे विभव होती है। धारिता आवेश में यदि विभव का आप भाग दे देते हो तो आपको यहाँ से धारिता का मान प्राप्त हो जाता है। मात्रक ज्ञात करना है मित्रों। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। आवेश का मात्रक है कूलाम। विभव का मात्रक क्या होता है बच्चों? जानते हो आप? वोल्ट होता है। तो धारिता का यदि मात्रक देखें तो धारिता का जो मात्रक होता है एम्पियर्स प्रति में यदि हम मात्रक देखें तो कूलाम प्रति वोल्ट होता है। और ये जो कूलाम प्रति वोल्ट है इसी मात्रक को हम फेरड कह सकते हैं। ऐसा ही पद्धति में यदि धारिता का मात्रक देखें तो ऐसा ही पद्धति में धारिता का जो मात्रक आता है बच्चों वो फेरड आता है। इसको हम कैपिटल F से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो विद्युत धारिता का यदि आपसे मात्रक पूछा जाता है तो विद्युत धारिता का मात्रक हो जाएगा फेरड, या फिर आप कह सकते हो कूलाम प्रति वोल्ट। आप क्या कह सकते हो? कूलाम प्रति वोल्ट होता है। तो ये आपका मात्रक हो जाएगा। ये आपका ऐसा ही पद्धति में मात्रक हो गया। कौन सा? फेरड, या फिर आप कह सकते हो कूलाम प्रति जो वोल्ट होता है वो फेरड के ही बराबर होता है। इसके बाद में यदि आपको एक फेरड की परिभाषा बनानी हो, एक फेरड की यदि परिभाषा बनानी हो तो आप लिख सकते हो एक फेरड की परिभाषा। यदि आपको एक फेरड की परिभाषा लिखनी है तो आप एक फेरड की परिभाषा कैसे बनाओगे? C बराबर होता है Q बटे V। C बराबर Q बटे V होता है। C यहाँ पर धारिता है, Q यहाँ पर ग्रहण किया गया आवेश है और V यहाँ पर विभव में वृद्धि है। यदि आप यहाँ से V का जो मान है इस V के मान को एकांक ले लेते हो, यानी विभव में जो परिवर्तन है वो कैसा हो? 1 वोल्ट हो। तो विभव में 1 वोल्ट का परिवर्तन होने पर परिभाषा यदि आप बनाते हो, एक फेरड की परिभाषा आपको मित्रों बनानी है तो C बराबर 1 कब आएगा? जब Q का मान 1 हो और V का मान 1 हो। यानी कब संभव है? एक फेरड धारिता कब संभव हो सकती है? जब किसी चालक के द्वारा ग्रहण किया गया आवेश 1 कूलाम हो और उसके विभव में जो वृद्धि होती है वो कितनी हो बच्चों? 1 वोल्ट हो। यानी Q बराबर यदि 1 कूलाम है और V बराबर यदि 1 वोल्ट है तो उस स्थिति में धारिता का मान कितना आएगा? उस स्थिति में धारिता का मान 1 फेरड हो जाएगा। तो 1 फेरड की आप परिभाषा कैसे बनाओगे? किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर, किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की यदि वृद्धि होती है तो उसकी जो धारिता होगी वो कितनी होगी बच्चों? 1 फेरड होगी। तो आप यहाँ लिख सकते हो किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो तो धारिता 1 फेरड होती है। यदि आप 1 फेरड की परिभाषा बनाना चाहोगे तो किसी भी चालक के द्वारा 1 कूलाम आवेश यदि ग्रहण किया गया है और उसके विभव में 1 वोल्ट की यदि वृद्धि होती है तो आपकी धारिता 1 फेरड होगी। दूसरे शब्दों में आप इसको इस प्रकार से भी बोल सकते हो कि किसी भी चालक को 1 कूलाम आवेश अगर दिया जाता है और उसके विभव में यदि 1 वोल्ट की वृद्धि होती है तो उस चालक की जो धारिता होगी मित्रों वो कितनी हो जाएगी? 1 फेरड हो जाएगी। यानी उस चालक की जो धारिता है वो 1 फेरड आपको प्राप्त हो जाएगी। तो ये हमने यहाँ पर 1 फेरड की परिभाषा लिखी है। ऊपर हमने धारिता का यहाँ पर मात्रक लिखा है, कूलाम प्रति वोल्ट होता है या फिर क्या होता है मित्रों? फेरड होता है। अब यदि हम यहाँ पर थोड़ा सा और ध्यान दें, इसे नोट कीजिएगा। धारिता जो आती है अपने पास,
यहाँ पर Q का जो मान है वो CV के बराबर होता है। दिया गया आवेश CV के बराबर होता है। दूसरे शब्दों में यदि हम देखें तो Q V के समानुपाती होता है। V और Q में यदि आरेख खींचे, यानी आवेश और विभव में यदि आरेख खींचा जाए तो वो आरेख किस प्रकार का होगा मित्रों, ध्यानपूर्वक समझना। यह आपका एक्स अक्ष है, यहाँ पर आपने V ले लिया, यह आपका Y अक्ष है और यहाँ पर आपने Q ले लिया। Q V के समानुपाती है, यानी जैसे जैसे V का मान बढ़ेगा तो V का मान बढ़ने पर Q का मान भी बढ़ेगा। विभव में यदि वृद्धि होती है तो आवेश में भी क्या होगी मित्रों, वृद्धि होगी। और समानुपाती वाला यदि आप आरेख बनाना चाहते हो तो समानुपाती वाला जो आरेख होगा वो इस प्रकार से सीधी रेखा आपको प्राप्त हो जाएगा। इस आरेख को यदि हम देखें, यदि ये धारिता वाला जो आरेख है, यानी Q और V में जो समानुपाती वाला जो आरेख है, यानी जो यहाँ पर सरल रेखा जो आपको आरेख प्राप्त हो रहा है, ये आरेख यदि इस V अक्ष के साथ में x अक्ष के साथ में यदि थीटा कोण बनाता है, कितना कोण बनाता है मित्रों, यदि थीटा कोण बनाता है, तो यदि यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू ज्ञात कर ली जाए, इस आरेख से यदि आप tan थीटा का मान ज्ञात करना चाहो, tan थीटा क्या होती है, इस वक्र की ढाल। जब भी किसी वक्र की ढाल ज्ञात करना चाहते हो, जब भी हम किसी वक्र की ढाल ज्ञात करते हैं तो ढाल ज्ञात करने के लिए हमेशा tan थीटा का मान ज्ञात किया जाता है। थीटा के सामने की यहाँ जो भुजा होगी वो लंब होगी। अगर ये लंब है, यानी यहाँ पर भुजा लंब है, तो इसके समांतर ये भुजा है, तो ये लंब यहाँ से यहाँ तक Q जो मान है ये लंब का हो जाएगा। तो जब भी आप tan थीटा का मान ज्ञात करोगे, tan थीटा बराबर हो जाएगा Q। क्यों, थीटा के सामने की ये लंब है तो ये क्या हो जाएगा, आधार। तो V यहाँ पर क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो Q में अगर आप V का भाग दे देते हो, Q में यदि आप V का भाग दे देते हो तो ये आपके पास इस वक्र की ढाल आपको प्राप्त हो जाएगी। इस वक्र की QV का जो आरेख आपका, अगर आप इस वक्र की ढाल यदि ज्ञात करते हो तो आपको इस वक्र की ढाल tan थीटा बराबर Q बटे V आ जाएगी। और Q बटे V किसके बराबर होता है, Q बटे V किसके बराबर होता है, C के बराबर होता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो इस वक्र की Q और V के बीच में खींचा गया जो आरेख है, इस वक्र की जो ढाल होगी वो आपकी विद्युत धारिता कहलाएगी। इस वक्र की जो ढाल होगी मित्रों वो क्या कहलाएगी, आपकी विद्युत धारिता कहलाएगी। तो हम कह सकते हैं कि C का जो मान होता है वो किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर। Q बटे V C होता है, Q बटे V क्या होता है, C होता है। तो C जो है वो tan थीटा के बराबर होते हैं। तो यहाँ से आप ये स्पष्ट कर सकते हो कि QV आरेख की जो ढाल है, QV आरेख की जो आपकी जो ढाल होगी, उस ढाल का जो मान है वो धारिता की कैसा होगा, बराबर होगा। तो यहाँ तक आप इनको नोट कर लेना। QV के बीच में हमने यहाँ पर ये आरेख बना दिया है। इस आरेख की जो ढाल होगी वो किसके बराबर होगी, tan थीटा के बराबर होगी। इसको थोड़ा एक बार दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा ध्यान से देखना। tan थीटा बराबर किसके होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। थीटा के सामने की यहाँ भुजा आएगी, इसके समांतर ये है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये Q हो गया, तो Q क्या हो गया, लंब हो गया। ठीक है, ये वाली यानी x अक्ष पर ये जो भुजा है ये क्या हो जाएगी, इसका आधार। तो आधार क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक V है, तो ये V क्या हो जाएगा, आधार। तो Q तो लंब हो गया, बटे में V आधार हो गया। तो tan थीटा जो ढाल है वो Q बटे V आपको प्राप्त हो गई। Q बटे V की जगह आपने C रख दिया, तो C बराबर आपका tan थीटा आ गया। तो इससे ये स्पष्ट हो गया कि इस वाले वक्र की जो ढाल होगी, मैं केवल इसी वक्र की बात कर रहा हूँ, मैं केवल इस ये जो वक्र आपके सामने इसकी बात कर रहा हूँ। इस वक्र की जो ढाल है इसमें Q Y अक्ष पर है और V X अक्ष पर है। इस वक्र की जो ढाल है वही आपकी धारिता कहलाएगी। इस वक्र की जो ढाल होगी बच्चों वो क्या कहलाएगी, आपकी धारिता कहलाएगी। तो इस तरह से हम यहाँ पर धारिता को डिफाइन कर सकते हैं, यानी ये कह सकते हैं कि धारिता किस प्रकार से प्राप्त होती है या धारिता क्या होती है। तो Q और V के मध्य जो आरेख खींचा गया है, इस वक्र की जो ढाल होगी बच्चों वो क्या कहलाएगी, आपकी धारिता कहलाएगी। ठीक है, नोट करो इनको। इसके बाद में हम धारिता को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं, उनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर स्पष्ट करते हैं।
धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। कई बार यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है कि धारिता को प्रभावित करने वाले दो कारक बताइए। धारिता को प्रभावित करने वाले दो कारक बताइए, इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है। कौन कौन से कारक धारिता को प्रभावित करेंगे? धारिता का सूत्र होता है C बराबर Q/V। प्रभावित करने का मतलब क्या है कि धारिता का जो मान है वो किस प्रकार से तो हम बढ़ा सकते हैं और धारिता का जो मान है वो किस प्रकार से हम कम कर सकते हैं, और ये किन किन कारकों पर यानी किन किन राशियों पर ये डिपेंड करता है। इस बात को यहाँ पर हमको कारकों के अंदर समझना है। अब यहाँ पर धारिता का सूत्र आपको पता है C बराबर Q/V है, ठीक है। अब यदि इसे देखें ध्यानपूर्वक, यदि देखें इस सूत्र को, हर में जो राशि है ये V है। इस V को जब आप कम करोगे, हर की राशि को यदि आप कम करते हो तो हर की राशि को कम करने से धारिता बढ़ेगी। ध्यान दीजिएगा, V को यदि आप कम करते हो, Q को आप नियत रखो, Q को आप समान रखो, लेकिन यदि आप V को कम कर देते हो, हर की राशि को यदि आप कम कर देते हो तो C का मान कैसा हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यानी C का जो मान है वो कैसा होगा? बढ़ेगा। यदि V का मान आप ज्यादा कर देते हो, V का मान यदि आप बढ़ा देते हो तो फिर C का मान क्या हो जाएगा मित्रों? कम हो जाएगा। हर की राशि को यदि कम करते हो तो C बढ़ जाएगा, हर की राशि को यदि आप बढ़ाते हो तो C का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो विभव जो होता है ये किस प्रकार से धारिता को प्रभावित करता है, विभव के आधार पर हम धारिता को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनको समझ रहे हैं, ठीक है। पहला हमारे पास जो कारक आता है, पहला जो कारक होता है वो होता है क्षेत्रफल। पहला जो कारक है मित्रों वो है चालक का क्षेत्रफल। पहला कारक है आपका चालक का क्षेत्रफल। आपके पास ये जो चालक है, एक ये आपके पास चालक है और दूसरा ये आपके पास चालक है। दो चालकों के आकार अलग अलग हैं। यह आपका पहला चालक है और यह आपका दूसरा चालक है। इन चालकों का यदि क्षेत्रफल देखें तो इन चालकों का जो क्षेत्रफल है वो कैसा है? अलग अलग है। पहले वाले चालक का क्षेत्रफल कम है और दूसरे वाले चालक का क्षेत्रफल कैसा? ज्यादा है। तो क्षेत्रफल ज्यादा होने पर, क्षेत्रफल को यदि आप बढ़ाते हो तो क्षेत्रफल को बढ़ाने पर चालक की जो धारिता होती है वो भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्षेत्रफल को जब आप बढ़ाते हो तो क्षेत्रफल को बढ़ाने पर चालक की जो धारिता है मित्रों वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जैसे आप क्षेत्रफल बढ़ाओगे चालक की धारिता क्या हो जाएगी? स्वतः ही बढ़ जाएगी। ये कम क्षेत्रफल का चालक है, ये उसी धातु का चालक है लेकिन क्षेत्रफल कैसा है? ज्यादा है। तो यहाँ पर दूसरे वाला जो चालक है, सेकेंड जो चालक होगा आपका, इसकी धारिता कैसे होगी? ज्यादा। इसका क्षेत्रफल A1 है, इसका क्षेत्रफल A2 है, इसकी धारिता C1 है और इसकी धारिता C2 है। तो A2 अगर ज्यादा है A1 से तो C2 का मान भी अधिक होगा किससे? C1 से। तो हम यह कह सकते हैं कि यदि दोनों चालकों पर या फिर आपके पास कोई एक चालक है, चालक यदि एक है, उस चालक पर आवेश की मात्रा को यदि हम नियत रख दें, स्थिर रख दें, आवेश तो क्यों है लेकिन आवेश की मात्रा को स्थिर रख करके यदि उसके क्षेत्रफल को बढ़ा दिया जाता है तो क्षेत्रफल को बढ़ाने पर उस चालक की जो धारिता है यानी उस चालक के द्वारा आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता है वो क्षमता का मान क्या हो जाएगा मित्रों? बढ़ जाएगा। तो पहला जो अपना कारक है चालक का जो क्षेत्रफल है कि किस प्रकार से धारिता को इफेक्टिव करेगा, यानी धारिता पर ये किस प्रकार से प्रभाव डालेगा। जैसे आप चालक का क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो क्षेत्रफल बढ़ाने पर चालक की जो धारिता होगी वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो इसमें आप लिख सकते हो कि चालक पर उपस्थित आवेश को स्थिर रख करके उसके क्षेत्रफल में वृद्धि करने पर उसकी जो धारिता है वो क्या हो जाती है बच्चों? बढ़ जाती है। तो इस तरह से चालक का जो क्षेत्रफल होता है वो भी धारिता को प्रभावित करता है। दूसरा यहाँ पर जो कारक आता है
दूसरा कारक होता है किसी अन्य चालक की उपस्थिति। किसी अन्य चालक की उपस्थिति, किसी अन्य चालक की उपस्थिति, यह आपका दूसरा कारक है। इसे आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। आपके पास यहां पर एक आवेशित चालक है, यह आपके पास धनावेशित चालक है। इस चालक के पास में आप किसी दूसरे निरावेशित चालक को लेकर के आते हो। यहां पर आपने ये उदासीन चालक, निरावेशित चालक को आप इसके पास में लेके आए। तो जैसे ही इस चालक के पास में कोई दूसरा उदासीन चालक जब रखा हुआ होगा, इस चालक के पास में जब आप किसी दूसरे उदासीन चालक को रखते हो, तो यहां पर क्या होता है, यहां पर प्रेरण के द्वारा आवेशन होता है, जो आप पहले पढ़ चुके हो। और यहाँ पर इस प्रकार, यानी ये जो उदासीन चालक है ये प्रेरण के द्वारा आवेशित हो जाता है, जिसके कारण से यहाँ पर ये जो चालक होगा, इस चालक का विभव घटता है। यानी जब भी आप किसी आवेशित चालक के पास में किसी उदासीन चालक को लेकर के आते हो, तो यहाँ पर क्या होता है, प्रेरण के द्वारा इस चालक का आवेशन हो जाता है, जिस कारण से इस चालक का जो विभव है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यदि इस चालक का विभव घटता है, ध्यान दीजिएगा, C बराबर है Q बटे V। C बराबर किसके, Q बटे V के। अगर V का मान घटता है, यदि V का मान घटता है तो C का मान क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़ जाएगा। तो जब भी आप किसी चालक के पास में, किसी चालक के पास कोई अन्य चालक रखते हो, जब आप किसी चालक के पास में कोई अन्य उदासीन चालक को लेकर के आते हो या फिर उसको रखते हो, तो वहां पर इस चालक का जो विभव है वो क्या होगा मित्रों, इस चालक का विभव क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इस चालक का विभव घटेगा, जिसके कारण से इस चालक की जो धारिता होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जब भी किसी चालक के पास में कोई निरावेशित या फिर उदासीन चालक रखा होता है, तो चालक के विभव में कमी होने के कारण उस चालक की जो धारिता वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यह आपका दूसरा कारक हो गया, किसी अन्य चालक की उपस्थिति। तीसरा यदि यहाँ पर कारक देखें, तो तीसरा जो कारक होता है वो होता है माध्यम का प्रभाव, यानी पैरावैद्युत माध्यम का प्रभाव। तीसरा हो जाएगा पैरावैद्युत माध्यम की उपस्थिति। ये जो पैरावैद्युत माध्यम की जो उपस्थिति है, पैरावैद्युत माध्यम किस प्रकार से धारिता को इफेक्टिव करता है या फिर प्रभावित करता है, इसके बारे में हम एक पूरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं आगे चल करके। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि जब भी, यदि आपके पास ये चालक है, इस चालक को जब आपने निर्वात में रखा हुआ है, तो निर्वात में ये यदि Q आवेश या फिर आप कह सकते हो Q1 आवेश यदि ग्रहण करता है, निर्वात में अगर ये चालक Q1 आवेश ग्रहण करता है, अब इसी चालक को आप कोई पैरावैद्युत माध्यम में रख दो, जहाँ आपके पास एप्सिलॉन R पैरावैद्युतांक का कोई पैरावैद्युत माध्यम है, आपने इस चालक को इस एप्सिलॉन R पैरावैद्युतांक के किसी पैरावैद्युत माध्यम में रखा, तो जैसे ही आप इस चालक को किसी पैरावैद्युत माध्यम के अंदर रखोगे, तो पैरावैद्युत माध्यम के अंदर रखने से इस चालक की जो धारिता है, इस चालक की धारिता यदि पहले इस चालक की धारिता यदि C0 थी, निर्वात में C0 थी, तो अब इस स्थिति में, इस वाली स्थिति में इस चालक की जो धारिता C होगी वो पैरावैद्युतांक को C0 से गुणा करने पर प्राप्त होगी। यानी यहाँ पर माध्यम का जो पैरावैद्युतांक है वो जितना ज्यादा होगा, इस चालक की धारिता उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। यह आपका कौन सा माध्यम है, पैरावैद्युत माध्यम, यानी ये कुचालक माध्यम है। इसका जो पैरावैद्युतांक है वो कितना है मित्रों, एप्सिलॉन R है, एप्सिलॉन R है। जैसे ही आप किसी चालक को किसी कुचालक माध्यम के अंदर रखते हो या पैरावैद्युत माध्यम के अंदर जब आप इसको रखते हो, तो इस चालक की जो धारिता होती है, जितना उस माध्यम का पैरावैद्युतांक है उतना गुना बढ़ जाती है। तो यहाँ पर हमने 3 कारकों के बारे में डिस्कस किया है। पहला, चालक का क्षेत्रफल, आवेश को स्थिर रख करके चालक का क्षेत्रफल बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ता है। आवेश को जब आप स्थिर रखते हो और स्थिर रख के जब चालक का क्षेत्रफल यदि बढ़ाते हो,
तो क्षेत्रफल बढ़ाने पर चालक की धारिता बढ़ती है। किसी अन्य चालक की उपस्थिति, किसी चालक के पास में जब आप किसी निरावेशी चालक को लेकर के आते हो तो उसका जो विभव है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। विभव कम होने के कारण वहाँ पर उसकी धारिता क्या हो जाती है मित्रों, बढ़ जाती है। या पराविद्युत माध्यम की उपस्थिति अपना तीसरा कारक है। यहाँ पर पहले जब निर्वात में आप धारिता ज्ञात की थी आपने, तो निर्वात के अंदर ये चालक कम आवेश ग्रहण कर पाता है जिससे इसकी धारिता कम होती है। लेकिन जैसे ही आप इस चालक को किसी पराविद्युत माध्यम के अंदर रखते हो तो इस चालक के आवेश ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है। यह चालक फिर अधिक आवेश ग्रहण करेगा। कितना अधिक आवेश ग्रहण करेगा, यानी इसकी धारिता कितनी ज़्यादा होगी, जितना इस माध्यम का पराविद्युतांक होगा उतना गुणा इसकी धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है मित्रों, तो आज के लिए हमने क्या क्या पढ़ा है। पहले धारिता की परिभाषा पढ़ी थी, धारिता का मात्रक पढ़ा था जो फेरेड होता है या फिर आप कूलाम प्रति वोल्ट भी उसको बोल सकते हो। फिर आपने यहाँ पर धारिता को प्रभावित करने वाले 3 कारक पढ़े, इनको आप ध्यानपूर्वक समझिएगा। इसके बाद में आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद बंधुओं, नमस्कार।